वन पीस एक बहुत बड़ी स्टोरी है और इस बड़ी सी स्टोरी में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि इसको कंप्लीट करती हैं। मतलब मांगा को साइड रखकर ऐसे ऐसे आर्ट्स हैं जो कि इसे पूरा करते हैं। फिर चाहे वो SBS हो, वीवर कार्ड्स हो, साइड स्टोरीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है वन पीस वर्ल्ड के लिए। कभी कभी ओडा सेंसेई हमको गिफ्ट्स देते हैं, बहुत ही होलसम गिफ्ट्स, जिसको देखकर लगता है अच्छा हुआ इस फ्रेंचाइज का मैं फैन हूँ। थोड़े थोड़े टाइम पर ऐसी चीजें ड्रॉप होती हैं तो अंदर से याद आ जाता है कि कितनी ही गजब की स्टोरी है ये। और इस स्टोरी में मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ। मुझे याद है 20th एनिवर्सरी पे वन पीस फिल्म स्टैम्पीड आई थी और स्टैम्पीड वन ऑफ द बेस्ट वन पीस की फिल्म है। और अब 25th एनिवर्सरी यानी कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही हुआ है। एक छोटा सा एपिसोड आया जिसका नाम था फैन लेटर, और इस एपिसोड में मरीन फोर्ड वॉर एक अलग ही एंगल से दिखा हमको, एक अलग ही पर्सपेक्टिव जिसने मुझे अंदर से टच किया। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान हूँ जिसको इस एपिसोड ने अंदर से छू दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह ही फील करते हैं, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग 9.8 आउट ऑफ 10 है, वो भी IMDb पे। बहुत बड़ी बात होती है ये। इस पूरे एपिसोड को देखकर ऐसा लगा कि शायद उस दिन सिर्फ लूफी ही नहीं था जो अपने बड़े भाई को खोज रहा था, कोई और भी था जो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। सो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू होलसम वीडियो ऑन RS Play Super। और आज एक ऐसी कहानी को अनफोल्ड करेंगे जिसको पूरी तरह से जानते हुए भी हम अनजान हैं। एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। वन पीस में कुछ ऐसे जेम्स हैं जो कुछ अलग ही फील होते हैं। मुझे याद है जब मैंने हंग्री डेज वाला एड पहली बार देखा था और आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। もう一度仲間って呼んでくれるかな。 एंड सेम इसी वजह से ये फैन लेटर एपिसोड आ गया। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये अचानक से मरीन फोर्ड पर रिविजिट क्यों। तो मुझे पता चला कि वन पीस की एक नॉवेल है जो कि 25 ईयर एनिवर्सरी पर आई थी, जिस पे ये स्टोरी बेस्ड है। अगर तुमने ये पूरा एपिसोड देखा है तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि इस पूरे एपिसोड को हम अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेन स्टोरी से हटकर एक अलग पर्सपेक्टिव में ड्रॉ कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जब एनिमेशन का हैंडल मेगुमी इशितानी के हाथ में हो तो वन पीस में कुछ भी हो सकता है। हम एक ऐसे औरत के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मेजर फाइट सीक्वेंसेस इंक्लूडिंग गियर 5 एपिसोड को डायरेक्ट किया है, और ऐसे इंसान के हाथ में होने की वजह से ये एपिसोड भी एक बहुत बड़े जेम की तरह बाहर निकल कर आया है। अब देखो, ये स्टोरी दो पार्ट्स में सेट है। एक ड्यूरिंग मरीन फोर्ड वॉर जो कि ओपनिंग और मिड सीन्स में है। सेकंड है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि अपना फैन लेटर नामी को देना चाहती है। एंड इसमें एक यूनिक वे में पजल्स के थ्रू स्टोरी का इम्पैक्ट दिखाया भी गया है। मतलब जैसे जैसे ये पजल जुड़ते हैं, ये सब जो स्ट्रॉ हैट से इन्फ्लुएंस्ड है, फिर वो मरीन हो या ये छोटी बच्ची हो, ये सब उनके जर्नी में एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि मानो या ना मानो, इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना लूफी वहां से निकल नहीं पाता। अब जो शोबोन डी आरपीओ लागो का सीन है वो हमें छोटी लड़की की स्टोरी से दिखाई जाती है, और पहला पजल पीस भी इसी लड़की का होता है, जिसमें ये लड़की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मरीन फोर्ड वॉर ब्रॉडकास्ट देख रही होती है। जैसा कि तुम्हें पता होगा, उस टाइम पर बकी ने पूरा का पूरा वॉर ब्रॉडकास्ट कर दिया था पूरी दुनिया को, और भीड़ में दबे दबे इस लड़की ने पहली बार नामी का पोस्टर देखा था और नामी को देखते ही ये उसकी फैन बन गई। और अब प्रेजेंट का सिचुएशन है, यानी कि 2 साल बाद मरीन फोर्ड के, जहाँ पर ये लड़की अपना लेटर लिख रही है नामी को कि वो उससे कितना ज्यादा इंस्पायर्ड है, और इस दुनिया में जहाँ पर स्ट्रेंथ और डेविल फ्रूट्स के दम पर ये पूरी दुनिया चलती है, वहाँ पर नामी अपना दिमाग यूज करके फाइट कर सकती है, और इसीलिए ये लड़की उसकी बहुत बड़ी फैन बन गई है। लेकिन ये लड़की अभी क्यों इसको लिख रही है और इसे कैसे पता नामी इसको मिलने वाली है? तो इसका रीजन ये था कि इसने भी लूफी का मैसेज 3D2Y को डिकोड कर लिया था, और उसे पता है कि नामी आज के दिन मिलने वाली है। अब दूसरा सीन जो कि मरीन फोर्ड के टाइम का है, वहाँ पर हम 2 भाइयों को भी देखते हैं, जिसमें छोटा भाई बड़े वाले से जल्दी प्रोग्रेस करता है, और पूरी मरीन फोर्ड वॉर इन्हीं दोनों भाइयों के आंखों से दिखाई जाती है। इसके बाद बाहर वाला सीन हम एक सोल्जर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग डिबेट कर रहे होते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन कौन है। वहाँ पर वो लोग मिहोक, विस्टा, इन सब की बात कर रहे होते हैं, और जोरो भी वहीं पे साइड में खड़ा होता है। अब ये लोग बात बात में जोरो का मजाक उड़ाने लगते हैं, और साइड में खड़े होने की वजह से जोरो का दिमाग खराब हो जाता है, और फिर वो इन दोनों को पीट कर वहां से चला जाता है। थोड़े टाइम बाद हमें पेरोना भी देखने को मिलती है, और वो थोड़ी सी वरीड है कि जोरो फिर से कहीं गायब ना हो गया हो। हमें मरीन कैप्टन का भी सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक ऐसे वेपन की चाबी होती है जिससे वो लोग लूफी के शिप को डुबा सकते हैं। अब ये मरीन कैप्टन भी उस पजल का एक पार्ट होता है, क्योंकि ये चॉपर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि चॉपर इसके अकॉर्डिंग बहुत क्यूट है और ये इसको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। अब जो स्टार्टिंग में छोटी बच्ची होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसके सामने एक बहुत ही हरामी मरीन आ जाता है। वन पीस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कोई बहुत ही हरामी मरीन ना आ जाए सामने, और ये बंदा इतना कमीना होता है कि उसका हाथ कुचल देता है। एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची का ये हाथ कुचल रहा है, और उसके बाद भी ये आदमी इस लड़की को इस तरह से जलील करता है, उसके प्लान पर अपना पैर रखकर चला जाता है कि इस लड़की का पूरा दिल ही टूट जाता है, उसका पूरा चेहरा रोने को आ जाता है, और देखकर बहुत ही बुरा लगता है।
क्योंकि उसका ड्रीम बहुत क्यूट और लविंग नेचर का था और उसका चेहरा देखकर उतना अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन उसी पॉइंट पर उसोप आता है जो कि उस लड़की को संभालने की कोशिश करता है और बहुत ही प्यार से उससे बात करता है। और ये सीन देख के सच में बहुत ही मजा आया, क्योंकि इस पॉइंट पर एक चीज पता चल जाती है कि स्ट्रॉ हैट्स एक्चुअली में लोगों के साथ क्या करते हैं, वो उनके कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मतलब जो उम्मीद हम एक मरीन से रखते हैं वो चीज पायरेट्स करके जा रहे हैं। इसके अलावा उसोप उसको नामे का सेड्यूसिंग टेक्निक भी सिखाता है बार में जाकर बोलने के लिए, जो कि अगेन बहुत फनी लगता है उस समय। जस्ट इसके बाद वो लड़की अब बार में पहुंचती है और बार में अगेन वही डिबेट चल रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कौन है। इस बार व्हाइट बियर्ड का भी नाम लिया जा रहा है क्योंकि वो अपना नागिनाटा यूज करता है। कि तभी वो जो मरीन्स होते हैं दोनों भाई, उसमें से छोटा वाला भाई होता है, वो बोलता है कि अकाइनु सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर वो सीन भी बहुत भगचोदी वाला बन जाता है क्योंकि वहां पर हर कोई बोलता है कि भैया यहाँ स्वॉर्ड्समैन की बात हो रही है, अकाइनु कहाँ से आ गया। फिर वहां पर सांजी भी आ जाता है और बोलता है कि यार हर कोई जोरो के बारे में क्यों बात कर रहा है, यहाँ पर ब्लैक लेग को क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं। जो कि सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं पूरे बार में, क्योंकि यार सांजी का उससे कम है बाउंटी। और इस चीज से अनॉय होकर सांजी भी सबको पेल देता है। खैर इस सीन के बाद जो बड़ा वाला भाई है उन मरीन्स में से, वो एंटर करता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो हमें पता चलता है कि उसका फेवरेट लूफी है। और फिर उसका थोड़ा बहुत खींचने की कोशिश करते हैं कि बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई से लोअर पोजीशन पर है। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो दोनों मरीन भाई हैं, इसमें से जो बड़ा वाला भाई है वो अपने छोटे वाले भाई से बहुत हेट करता है। और अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अब हमें मरीन फोर्ड देखने को मिलता है इस आदमी के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर ये ओर्स के कटे हुए पैर के नीचे दबा हुआ था। अगर तुम्हें याद हो तो डोफ्लामिंगो ने ओर्स का पैर काट दिया था और उसी पैर के नीचे ये बड़ा वाला भाई दब गया था। अब दबने की वजह से उसका पैर भी टूट जाता है और हमें इस पॉइंट पर रियलाइज होता है कि एक्चुअली में मरीन फोर्ड कितना डार्क सिचुएशन था पूरे मरीन्स के लिए एंड इवन पायरेट्स के लिए। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था उस टाइम पर, उसके सीने में से तलवार आर पार हो गई थी, उसके चेस्ट में 2 छेद हो गए थे, इवन उसका आधा सर भी उड़ गया था। तो इमेजिन करो उन मरीन्स का क्या होगा जो बस सोल्जर्स हैं और बस वहां पे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं मरीन से। हम तो एंजॉय कर रहे थे उसको देख के, बट बहुत सारे इनोसेंट सोल्जर्स भी उस दिन मर रहे थे और वो बैटलफील्ड ऐसा नहीं था जिसको कोई एंजॉय करे। इसके बाद लूफी की शिप भी वहां पर आती है, जिसकी वजह से ओर्स के नीचे जो उसका पैर दबा था वो छूट जाता है। और फिर हमें फुल लुक मिलता है ओर्स के पैर का कि वो कितना बड़ा है एक नॉर्मल मरीन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखता है कि इसका जो छोटा भाई है वो मरने की कगार पर है, रो रहा है अपने बड़े भाई के लिए कि वो आके इसकी जान बचा ले। बड़ा भाई ट्राई भी करता है लेकिन किजारू के अटैक्स हर तरफ से आ रहे होते हैं, लगातार ब्लास्ट हो रहा होता है। अब तुम यहाँ पर देखो कि ये जो मरीन्स है इन्हें ही नहीं परवाह है कि कितने सोल्जर्स मर रहे हैं, हर तरफ बस तबाही चल रही है, हर तरफ किजारू के ब्लास्ट हो रहे हैं और इस बंदे का पैर भी टूटा हुआ है, वो क्या ही करता। इसीलिए पहले अपना जान बचाने की कोशिश करता है और वहां से भागने लगता है। और इस पॉइंट पर बहुत ही बुरा फील हुआ यार, क्योंकि मेरा भी छोटा भाई है और किसी भी हालत में मैं उसको इस सिचुएशन में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। सडनली उसके गन का बेल्ट टूट जाता है और गन गिरने की आवाज से उसके छोटे भाई को पता चल जाता है कि बड़ा भाई वहीं पर है। छोटा भाई बोलता भी है कि बड़े भैया आप यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन तभी सडनली लूफी की आवाज आती है और लूफी एस को चिल्लाकर बोलता है कि तेरा भाई हूँ मैं, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। それよくずれるだろ एंड दैट्स व्हेन इट हिट्स एवरी वन ऑफ अस। ये वो टाइम है जब हम सबको रियलाइज होता है कि हाँ ये सच में एक गिफ्ट है जो हमको मिला है वन पीस देखने के लिए। सबके अंदर जोश भर देता है ये पूरा सीन, जिस तरह से इसको उस पॉइंट पर दिखाया गया है। और इसी वजह से अपना ये जो मरीन और इसी वजह से जो अपना ये मरीन सोल्जर है इसके अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है और ये दौड़ते हुए जाता है अपने टूटे पैर के साथ और अपने भाई को वहां से जिंदा बचाकर निकल जाता है। लड़ाई के बीच में ये मरीन अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर गोल्ड रॉजर ने उस दिन पायरेट एरा नहीं स्टार्ट किया होता, अगर एस नहीं पकड़ा गया होता, अगर हमें इस वॉर के लिए नहीं बुलाया गया होता, अगर ओर्स का कटा हुआ पैर मेरे ऊपर नहीं गिरा होता, मेरे गन का बेल्ट नहीं टूटा होता, अगर लूफी की आवाज मेरे कान में नहीं चीख रही होती, तो आज मैं वो नहीं होता जो मैं हूँ। हर छोटी छोटी चीज मेरी जिंदगी बदल रही है और आज अगर मैं अपनी जान बचा भी लेता हूँ तो क्या कल किसी की जिंदगी बदल पाऊंगा। ये सब ये बड़ा भाई सोच रहा है ड्यूरिंग मरीन फोर्ड वॉर। लूफी ने इसके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है, इतने भयंकर वॉर के बीच में ये बंदा ये सारी चीजें सोच रहा है। इवन दोनों भाई क्रोकोडाइल और मिहोक के क्लैश के बीच में भी आ जाते हैं। ये एक ऐसा क्लैश है जिसके बीच में आप कभी नहीं आना चाहोगे और फिर भी वो बड़ा भाई यही सोचता है कि क्या वो कभी लूफी जैसा बन पाएगा। एंड जस्ट लूफी एस के साथ उसके सामने से निकलता है। あの男のように
है और तभी इस बंदे का भी पजल पीस वहां पर जुड़ जाता है। तो मेरे भाई दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर इस वर्ड का मतलब नहीं पता था तो ये जो पूरा सीन तुमने देखा ना, ये डेफिनेशन है कैरेक्टर डेवलपमेंट का। उस सोल्जर की पूरी लाइफ बदल कर रख दिया उन इवेंट्स ने, जहां बस वो सर्वाइव कर रहा था अब जीने लगता है ये बंदा। ऐसे बनाते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस टाइप की थिंकिंग और इस टाइप के आर्ट को ड्रॉ करने में सच में एक अलग ही लेवल का इमेजिनेशन चाहिए। कई सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज के 6-6 एपिसोड निकल जाते हैं पर कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे लौड़ा मिलता है। ये होती है भाई क्रिएटिविटी। एनीवेज हमारा 2 साल बाद का टाइम वापस स्टार्ट होता है। हम सबोंडी आरपी लागू में है और अचानक से न्यूज आती है कि लूफी देखा गया आइलैंड पे और हर कोई उसके पीछे निकल जाता है। इसके बाद हमें फिर से लूफी का जेट पिस्टल देखने को मिलता है जो उसने पैसिफिस्टा को मारा था। काफी इंटरेस्टिंग सीन है, दूसरे एंगल से फटाफट देख लेना अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है। और अब ये बच्ची भी किसी तरह भागकर नामी से मिलने के रास्ते पर होती है कि तभी वो हरामी मरीन वापस से उसके सामने आ जाता है और इसे जमीन पर पटक के दे मारता है। एक छोटी बच्ची को ये बहन का लौड़ा जमीन में दे मारता है। भाई इतने बड़े लेवल का चूतिया होता है ये मरीन, जिसकी वजह से इस लड़की के सारे ड्रीम्स एंड इन टर्न पजल पीसेस बिखर जाते हैं। और इस बच्ची को पता भी चलता है कि मरीन्स नामी की शिप को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बस रोती रहती है कि लेटर भी नहीं दे पाई और अब उन्हें खत्म होते हुए भी अपनी आंखों के सामने देखेगी। लेकिन तभी वो लोग भी एंटर करते हैं जो फ्रांकी और ब्रुक को देखने आए हैं, जिसकी वजह से ये लड़की छूट जाती है और शिप पर जाके मरीन्स को चूतिया बनाकर उनका टाइम पास करवा देती है। इसी टाइम पास की वजह से ये मरीन्स लूफी की शिप नहीं डुबा पाते हैं। उनके पास वेपन्स थे रेडी, लेकिन इस बच्ची ने जो 1 आध मिनट का टाइम खींचा है मरीन्स का, वही रीजन है कि लूफी आज वानो में गियर 5 बना और आज वो एल्बाफ पर है। और यही बच्ची वो रीजन है कि उस दिन पूरा का पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू शबोंडी से निकल पाया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। और इसी के साथ हम सारे पीसेस को अलाइन होते हुए देख पाते हैं। अब ये एक ऐसी छोटी सी स्टोरी है जो शायद लूफी और उनके क्रू को पता भी ना चले कभी, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे उस दिन शबोंडी पर क्या थ्रू आउट द स्टोरी, जिसकी वजह से आज ये लोग ग्रैंड लाइन पर सबको बजा रहे हैं। और इसी वजह से इतना होलसम सा था ये एपिसोड कि ये सबके मन में बस गया। हर किसी का मन भर गया भाई इसको देखकर, सच में मजा आ गया। और उसी पॉइंट पर रियलाइज हुआ व्हाई इज इट द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड।